हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द AQM सीरीज़। हम लोग बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हमने डिराइव किया था। ओके, अब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन लेकिन वैलिड कब है, द वैलिडिटी क्राइटेरिया ऑफ द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, थोड़ा इसकी बात करेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में कैलकुलेशंस करेंगे। बट पहले अब सवाल आता है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमारा वैलिड कब है, विच इज़ कॉल्ड द वैलिडिटी क्राइटेरिया। ओके, जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये अपना डिस्कशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम एक इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से कास्ट कर सकते हैं। ग्रीन्स फंक्शन की मदद से जो हमने किया था, बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन का वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ था। आपने उस इक्वेशन को साई के एक इंटीग्रल के टर्म में एक्सप्रेस किया था, साई इज़ सम इंटीग्रल ऑफ साई। तो ये सॉल्यूशन नहीं है बेसिकली, लेट मी कॉल इट एन एग्जैक्ट इंटीग्रल इक्वेशन। लेकिन अभी तक ये एग्जैक्ट है, अभी तक कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया है। ओके, दिस इज एग्जैक्ट। फिर हमने जो ग्रीन्स फंक्शन है, ग्रीन्स फंक्शन भी एग्जैक्ट था। ग्रीन्स फंक्शन को अगर मैंने पुट किया तो दिस अप्रॉक्सीमेशन लुक्स लाइक दिस। ओके, नॉट एन अप्रॉक्सीमेशन, दिस रिजल्ट लुक्स लाइक दिस। ओके, साई जो है, और यहाँ पे जो कैपिटल आर है, मॉड आर माइनस आर डैश, और बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में मैंने इसे इससे रिप्लेस किया था, पर ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। ओके, ये कैलकुलेशन का एक पार्ट था। ये हमारे एक्सप्रेशन को रिलेटिवली ईजी बना देता है उस केस में व्हेन द पोटेंशियल इज शॉर्ट रेंज, पोटेंशियल के शॉर्ट रेंज नेचर और एसिम्प्टोटिक डिटेक्शन को यूज़ करके ये हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। ओके, दिस तो इस प्रेजेंट केस में हम कैपिटल आर की जगह इनफैक्ट ये यूज़ भी नहीं करेंगे। ये इतने के बराबर होता है, पर मुझे ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मैं केवल बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है उसकी बात करेंगे, केवल बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वाला जो पार्ट है उसकी। तो ये हमारा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन था। अब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्टली है क्या? बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन ये था, ये जो साई का एक्सप्रेशन जो अगेन इन टर्म्स ऑफ साई है, इसमें जो राइट हैंड साइड में ये साई जो इंटीग्रल के अंदर आ रहा है, इसको हम जिसे हम कहते हैं अनपर्टर्ब्ड वाला वेव फंक्शन, या अनपर्टर्ब्ड तो चलो ये उसकी लैंग्वेज है परटर्बेशन थ्योरी की, जो हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन है। ओके, जो पोटेंशियल से बहुत दूर जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था उस समय जो वेव फंक्शन की फॉर्म थी उसको यहाँ पुट करना है एज ए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, यही बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन है। ओके, तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन अमाउंट्स टू ये जो राइट हैंड साइड में इस इंटीग्रल के अंदर साई है, साई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसको आप सोचिए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे खुद साई की वैल्यू चाहिए। तो एज ए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, एज ए बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, हम इस की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस, राइट हैंड साइड में ओनली में ये जो है दिस एज एन अप्रॉक्सीमेशन मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। साई नॉट मतलब अनपर्टर्ब्ड वाला या जो हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन है, बट एज अ फंक्शन ऑफ आर डैश, नॉट एज अ फंक्शन ऑफ आर। उससे मेरा मतलब क्या है, साई नॉट आर जो हम लिखते हैं वो तो ई टू द पावर आइटा के इंसिडेंट डॉट आर होता है, और यहाँ पे के इंसिडेंट डॉट आर डैश वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके। ओके, समथिंग लाइक ये पिछले लेक्चर में भी आया था। इंसिडेंट वेव फंक्शन हमारा ई टू द पावर आइटा के जेड होता है, ये ई टू द पावर आइटा के जेड डैश होगा। ओके, दिस। अच्छा, तो विद दीज थिंग्स, ओके, जेड डैश या आर डैश जस्ट इज डमी वेरिएबल। ओके, बट ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वी एक्सपेक्ट द डेविएशन ऑफ द वेव फंक्शन फ्रॉम द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन टू बी स्मॉल। अब इसका क्या सेंस है, इसको समझिए केवल। ओके, इसके बाद ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स है, वेरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फिर यही पॉइंट पॉइंटेड है। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये इस साई को इससे रिप्लेस करने का मतलब ये है, हम साई में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये साई हमारा टोटल वेव फंक्शन है, स्कैटर डिटेक्टर की लोकेशन पे टोटल वेव फंक्शन। इनफैक्ट ये और ये एक ही चीज़ हैं, ये इक्वेशन इस फॉर्म में कास्ट है, ये साई और ये साई एक ही है। ओके, इंटीग्रल इक्वेशन है बेसिकली। लेकिन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में हम इस चीज़ को केवल राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला फिर इटरेटिव प्रोसेस से आप समझ लीजिए उससे कैलकुलेट हुआ। लेकिन बेसिकली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में किया क्या, साई टोटल साई जो है, चाहे ये वाला आप समझें, बेसिकली हमने उसे मेंटली ये सोचा कि हम उसको एज ए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इंसिडेंट वाला जो वेव फंक्शन है उससे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इंसिडेंट वाले वेव फंक्शन से रिप्लेस करने का मतलब, अब आप इस वाले को देखिए, मतलब एक सेंस में हमने इसको भी ये सपोज किया कि ये इतने के बराबर है। एक्चुअली ये इतने, इसको हम ये सपोज नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूशन केवल इस वाले पार्ट में करते हैं और ये वाला इस कैलकुलेशन से निकलते हैं। बट आप सेम आर्गुमेंट यहाँ पे मैं इस तरह से कह रहा हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में किया, हमने इस साई को केवल इस वाले टर्म से अप्रॉक्सीमेट कर दिया, इंसिडेंट वाले वेव फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट कर दिया। ओके, तो ये तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जो हमारा सेंस है वो यही है। इस टर्म को मैं कह रहा हूँ डेविएशन टर्म, इसको हमने पीछे शायद इसको इंसिडेंट वेव फंक्शन और इसको स्कैटर्ड वेव फंक्शन लिखा होगा। ओके, लेकिन इसको मैं अब डेविएशन कहूँगा। डेविएशन का क्या सेंस है, अगर हमारा पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती, या आप सोचिए V0 है, स्कैटरिंग है ही नहीं, तो ये टर्म जीरो है। आपका जो इंसिडेंट वेव फंक्शन आ रहा है लगातार डिटेक्टर की लोकेशन पे आपको केवल वही प्राप्त होता। तो
इसके अलावा जो वेव फंक्शन में आपको पार्ट मिल रहा है इसको हम डेविएशन कह रहे हैं। ओके, तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जो ये डेविएशन वाला पार्ट है वेव फंक्शन का, ओके, साई आर में जो ये वाला पार्ट है, किसके अलावा डेविएशन, किसके अलावा, अनपर्टर्ब्ड वाले पार्ट के अलावा, अनपर्टर्ब्ड पार्ट के अलावा जितना डेविएशन है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्मॉल होगा, दिस टर्म स्मॉल होगा। ओके, इस आर्गुमेंट को फिर से रिपीट देखिए। एक्चुअल कैलकुलेशन में बॉन्ड में तो हम इसको इससे रिप्लेस करते हैं e के जेड से, लेकिन अब वो आर्गुमेंट आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, आप साई की जगह e के जेड रख रहे हैं, वो राइट हैंड साइड में रखा, पर साई की जगह केवल ये टर्म ले रहे हैं, इसका मतलब इस टर्म का असर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये है बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है, उसको हम इस तरह समझेंगे। ये जो टर्म है स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, ये इस वाले के मुकाबले स्मॉल है। ओके, सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी है। इन द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वी एक्सपेक्ट द डेविएशन ऑफ द वेव फंक्शन साई आर, इस वेव फंक्शन का डेविएशन, और ये या जब हम इंटीग्रल के अंदर रखते हैं तो साई आर डैश, ओके, अप्रोप्रिएटली व्हेन यूज्ड विद इंटीग्रल, जैसा कि, और यहाँ पे मेरा सेंस लेकिन इस समय इस वाले से नहीं है, इस समय मेरा LHS वाले साई से है। ये वाला साई जो है ओवरऑल ये इससे बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है। ये टर्म जो है मैग्नीट्यूड वाइज ये टर्म इज़ नॉट वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस टर्म। ओके, दिस फ्रॉम द अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड मतलब फ्री पार्टिकल या इंसिडेंट वाला जो वेव फंक्शन है उसके मुकाबले ये टर्म क्या है, स्मॉल है। ओके, दिस, और मैथमेटिकली वो कंडीशन ये है। इस पार्ट का अगर मैं मॉड लूँ, ओके, मॉडलस, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है इन जनरल या वट एवर, खैर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में हमारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, हमने एफ की कैलकुलेशन देखी थी, वो प्योरली रियल आती है। ओके, बट स्टिल इसका मॉड, ओके, मस्ट बी स्मॉलर कंपेयर टू द मॉड ऑफ दिस। वेव फंक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे, उनका जो मॉडलस है वो उसको कंपेयर करेंगे। तो ये जो स्कैटर्ड वेव है इसका मॉड इसके मुकाबले क्या है, स्मॉलर। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में क्योंकि हमने क्या किया, इसको एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इसकी जगह यही सब्स्टिट्यूट किया है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ ना करके इंटीग्रल के अंदर किया है, पर इसकी जगह केवल ये टर्म सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये केवल ये टर्म सब्स्टिट्यूट करना मतलब जरूर ये टर्म इसके मुकाबले हमने नेग्लिजिबल ट्रीट किया है। तो वही जो मैथमेटिकल कंडीशन है वही आपको समझनी है, अदरवाइज इसके बाद दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब मॉड ऑफ टोटल वेव फंक्शन में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, साई आर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये जो बचा ये पार्ट, इसका मॉड इसके मुकाबले स्मॉल होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को मैं डेविएशन कह रहा हूँ, ये डेविएशन है। ओके, नया टोटल वेव फंक्शन, उसमें से इंसिडेंट वेव फंक्शन निकाल दें तो वो डेविएशन है, जो कि पोटेंशियल के कारण डेविएशन हुआ। तो डेविएशन वाला जो पार्ट है उसका मॉड ओरिजिनल जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है उसके मॉड के मुकाबले वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो अब ये जो हम क्वालिटेटिवली बात कर रहे थे क्राइटेरिया की, उसका मुझे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल चुका है। अब इसे जस्ट आपको पुश फॉरवर्ड करना है। ओके, इसको मैथमेटिकली थोड़ा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये टर्म जो है इसकी जगह मैं ये रख दूंगा। ओके, दिस 1/4 मॉड है तो माइनस साइन इरेलीवेंट हो जाता है, 2m/2 e के मॉड आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर वी आर डैश, और साई आर डैश की जगह अगेन, क्योंकि हम बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन को ही वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी, तो साई आर डैश की जगह अगेन आप बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में क्या पुट करते हैं, e⁻k i.r डैश, वो भी मैंने यहाँ पुट कर दिया है। ओके, इन द स्पिरिट ऑफ द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन, इसकी जगह ये पुट दिस। तो ये और e⁻k z ये तो यूनिमॉडुलर क्वांटिटी है, इसका मॉड 1 है, e⁻θ टाइप का है। ओके, दिस, तो इसका मॉड 1 है। तो मैथमेटिकली आपकी कंडीशन जो है पोटेंशियल के टर्म में और बाकी क्वांटिटीज़ के टर्म में आपकी इस तरह से आ रही है। ओके, दिस, ये इस कंडीशन को अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ ऐसे भी लिख सकता था, टोटल वेव फंक्शन जो है उसमें इंसिडेंट पार्ट बेस, और इसे अगर मैं स्कैटर्ड पार्ट कहूँ तो ये, तो बॉन्ड जो अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी का क्राइटेरिया सिंपली ये है, मॉड ऑफ द साइज स्कैटर्ड वाला जो वेव फंक्शन है उसका मॉडुलस 1 के मुकाबले वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये साइज स्कैटर्ड ही है, ये साइज स्कैटर्ड का मॉड, तो साइज स्कैटर्ड का मॉड मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। और अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को ओरिजिन पे अप्लाई करेंगे। ओरिजिन पे अप्लाई करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के अंदर r छुपा हुआ है, बाकी तो इंटीग्रेशन ओवर r डैश है, पर इस r के अंदर ये, इसके कारण ये वाला r छुपा हुआ है, अनप्राइम्ड r हमारा छुपा हुआ है। ओके, अब अगर आप देखिए ये डेविएशन होता क्यों है, ये पोटेंशियल में डेविएशन का रीज़न क्या है, अगर आप क्वालिटेटिवली भी देखें विदाउट दिस, क्यों स्कैटरिंग होती है, सिंपली ये स्कैटरिंग की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्कैटरिंग होती क्यों है, पोटेंशियल के कारण। ओके, पोटेंशियल के असर के कारण, और शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के लिए जैसे हमने कल डिस्कस किया, दूर जा जाके तो उसका असर खत्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन का असर होगा, डेविएशन का रीज़न ये है, चाहे इंटीग्रल के अंदर है, पर डेविएशन का रीजन ये पोटेंशियल है रीज़न। तो डेविएशन के असर के टर्म्स में ही हम मैथमेटिकल कंडीशन को लेके आए हैं। तो ये डेविएशन भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इवैल्यूएट होगा। तो इस डेविएशन का असर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे।
आर इक्वल टू जीरो। हमारा स्कैटरिंग सेंटर जो है आर इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे पोटेंशियल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उससे दूर जाने पे पोटेंशियल हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, जिस भी तरह से कम हो रहा है पर कम हो रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पोटेंशियल है वो ओरिजिन पे है आर इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे ज़्यादा जो हम डेविएशन एक्सपेक्ट करते हैं वो ओरिजिन पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई, वहाँ पे भी ये जो स्कैटरिंग वाला पार्ट है इसका मॉड 1 से कम है, तो बाकी जगह तो इसका मॉड और भी कम होगा। तो ये कंडीशन जो हमें फुलफिल करनी है, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी क्राइटेरिया जिसे हम कह रहे हैं, इसको हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे वो आर इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे चेक करेंगे। अगर ओरिजिन पे ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो बाकी जगह तो पोटेंशियल और दूर जाने पे पोटेंशियल और वीक हो रहा है, वहाँ तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो ही जाएगी। तो लेट्स चेक दिस कंडीशन कि जो डेविएशन है, डेविएशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल, उसको चेक करते हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन इज द रीजन वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल इज द हाईएस्ट। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट में पूरी तरह से लिखी हैं। द डेविएशन वुड बी मैक्सिमम एट द ओरिजिन, दैट इज इट इज़ द रीजन ऑफ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल। ओरिजिन या उसके वेरी नियर का रीजन वो रीजन है जहाँ पोटेंशियल का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है। ओके, पोटेंशियल हमारा वो है शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, तो धीरे धीरे दूर जाके वो कम होता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर वहाँ पे है। और उसका असर क्या है? कॉज ऑफ डेविएशन है। पोटेंशियली तो हमारा डेविएशन का कारण है। तो हम ये जो टेस्ट है, मैं इसे कह रहा हूँ, ये जो टेस्ट है इस कंडीशन को या इसको अप्लाई कर रहे हैं एट आर इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे। इस कंडीशन को अप्लाई या टेस्ट करेंगे एट द ओरिजिन आर इक्वल टू जीरो। ओरिजिन मतलब जहाँ पे हमारा स्कैटरिंग सेंटर है। ओके, तो अब जो हमारा वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो ये बन जाएगा। ये ऐसा कैसे बना? बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है पिछले एक्सप्रेशन में। यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल आर था। कैपिटल आर होता है हमारा मॉड आर माइनस आर डैश। अब अगर मैं मॉड आर इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ, ओरिजिन पे इस कंडीशन को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मॉड आर जीरो हो गया, तो ये माइनस मॉड आर डैश का मॉड, माइनस का कोई वो नहीं इंपॉर्टेंस, मॉड आर डैश मतलब लेंथ ऑफ आर डैश, स्केलर आर डैश जो डिस्टेंस है जैसे, तो ये आर डैश और आर डैश इसलिए यहाँ आया। ओके, अभी तक ये दोनों कैपिटल आर थे। मैं फिर ये रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, यहाँ हम ये वाला कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम दूसरे तरीके से वो कर रहे हैं। हमने पूरा कैपिटल आर लिया और फिर हमने कहा नहीं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे इस कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये ओरिजिन पे वैलिडेट हो गई तो बाकी जगह तो ऑटोमेटिकली ये वैलिड होगी। तो क्राइटेरिया को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये वाला टर्म मैं अगेन रिमाइंड कराने के लिए मैंने लिखा है, ये बेसिकली साई था और बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में साई की जगह हम ये पुट करते ही करते हैं। और ये कैपिटल आर की जगह ये केवल आर डैश कहाँ से आया? क्योंकि हम ओरिजिन पे कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट ये इंटीग्रेशन करना है। ये चीज़ हम कई बार कर चुके हैं, बट लेट्स डू इट अगेन। इस तरह के इंटीग्रल मतलब कई बार कर चुके हैं। अगेन आर डैश जो है इस पूरे एक्सप्रेशन में अब केवल आर डैश है, आर नहीं है, कहीं भी नहीं है। ओके, आर डैश केवल इंटीग्रेशन का एक वेरिएबल है, तो अब कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं है। मुझे जस्ट मैथमेटिकली अब इस इंटीग्रल को करना है। अब आर डैश और आर का हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है कि आर डैश क्या है और आर क्या है, जस्ट इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है 0 से इन्फिनिटी तक। तो आर डैश की जगह मैं नाउ ऑनवर्ड्स केवल आर लिख दूंगा। ओके, वेक्टर आर डैश की जगह वेक्टर आर, अगर कहीं पे वेक्टर आर डैश है और स्केलर आर डैश है तो उसकी जगह सिंपली आर। ओके, और ये कैलकुलेशन अगेन अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएं तो ये ट्रिपल इंटीग्रल में से 2 इंटीग्रल इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स मैं करूँ 1/4 2m/h², तो है ही मॉड के अंदर इंटीग्रल e⁻i⁻k r/r। ओके, वी आर के और आर के बीच का एंगल, अब आर डैश को मैं आर कह रहा हूँ, के और आर के बीच का एंगल अगर थीटा है, ओके, ये स्कैटरिंग का एंगल नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये मैथमेटिकल एक जस्ट एक वेरिएबल है। अगर मैं आर डैश लैंग्वेज ही यूज़ करता रहता तो शायद मैं इसको थीटा डैश कहता, बट अगेन जस्ट थीटा एक मैथमेटिकल वेरिएबल है। ओके, के डायरेक्शन, के इंसिडेंट डायरेक्शन, और आर डैश आपका जहाँ भी पॉइंट कर रहा है स्पेस में, आर डैश के ऊपर इंटीग्रल है आर डैश, या आर आपका स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकता है किसी भी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग, तो उसके और उसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ओके, वैसे भी के इंसिडेंट को ही हमने जेड एक्सिस लिया है, ओरिजिनल जो हमारी ज्योमेट्री है, तो जेड एक्सिस के साथ का जो एंगल है आर का, आर डैश के बजाय अब जिसे मैं आर कह रहा हूँ, उसका जो एंगल है वो अगर थीटा है तो ये हो जाएगा के आर कॉस थीटा। इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड भी के, आर का मैग्नीट्यूड आर एंड कॉस थीटा, और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल पोलर वॉल्यूम एंड r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। दिस मॉड मस्ट बी लेस देन 1। कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, आर की एक पावर कैंसिल हो गई। फाई का इंटीग्रल आप सीधे सीधे करके 2 पाई ऑब्टेन कर सकते हैं। थीटा का इंटीग्रल इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं 1-2 बार, पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो ये e⁻i⁻k r t हो गया, और साइन थीटा डी थीटा बनेगा -dt, और लिमिट्स बनेंगी थीटा इक्वल टू 0 पे 1 और थीटा इक्वल टू पाई पे -1। तो डी थीटा का इंटीग्रल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। बाकी अब केवल आपका एक आर का इंटीग्रल बचता है। इस इंटीग्रल को किया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप में इसको किया गया है।
e आइटा के आर टी ओवर आइटा के आर, और टी की जगह एक बार +1 और एक बार -1 रखें, और इस माइनस साइन की मदद से आप लिमिट्स को स्वैप भी कर सकते हैं, तो यू गेट दिस। ओके, इस आर से एक आर और कैंसिल, और फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो सिंपली ये मिल गया, m ओवर h क्रॉस स्क्वायर के मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e2 आइटा के आर, ये एक्सपोनेंशियल दोनों मल्टीप्लाई होकर ट्वाइस हो गए और यहाँ कैंसिल होके 1। ओके, -1 टाइम्स वी आर डी आर इक्वल टू 1। मैथमेटिकली वैलिडिटी क्राइटेरिया वैसे हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। ओके, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड होगा? अगर ये कंडीशन किसी पोटेंशियल के लिए होल्ड कर रही होगी तो उसके लिए बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। ओके, ये लेकिन ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिजल्ट की तरह हमारे सामने है, यहाँ कुछ इंसाइटफुल पता नहीं लग रहा है, फिजिकली कुछ रेलिवेंट क्वांटिटी से हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस क्राइटेरिया को बेटर समझने के लिए हम एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जो पोटेंशियल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्पेसिफिक पोटेंशियल, द 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल। 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने लास्ट सेमेस्टर में डिटेल में क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व किया है, स्फेरिकली सिमेट्रिक वाला केस उसका। ओके, यहाँ पे हम उसको सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो कंडीशन है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर स्कैटरिंग पोटेंशियल हमारा एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल नेचर का होता तो ये कंडीशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, जस्ट उससे हमें एक बहुत अच्छी हिंट मिल जाएगी कि एक्चुअली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड होता है। ओके, और फिर हम लास्ट में इसे फिर जनरल सिनेरियो में फिर से देख सकते हैं। एक बार हमें स्क्वायर वेल पोटेंशियल से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम देखेंगे किसी भी पोटेंशियल के लिए एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग हमें स्क्वायर वेल पोटेंशियल से मिली है वैलिडिटी के बारे में वो होल्ड करती है। ओके, बस तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल ये होता है 3 डायमेंशन में। थीटा और फाई पे तो पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता नहीं है, और वो केवल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पे भी वो किस तरह से डिपेंड करता है, आर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए तक पोटेंशियल -V0 होता है, माइनस वेल की हम बात कर रहे हैं। ओके, और आर इक्वल टू ए से आगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, दिस पोटेंशियल का 0 आर्बिट्री होता है, हो सकता है पिछले केसेस में मैंने इसको 0 और इसको +V0 लिया हो, यहाँ मैं 0 और इसे -V0 कह रहा हूँ। ओके, इनफैक्ट ये जो हमारा डिस्कशन है ये केवल पोटेंशियल वेल के लिए नहीं है, ये पोटेंशियल बैरियर के लिए भी काम कर सकता है। आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वैलिडिटी का, इसमें v जो है बेसिकली मॉड के अंदर आ रहा है, तो v की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये केवल रिजल्ट केवल एक पोटेंशियल बैरियर के लिए नहीं है, अगर पोटेंशियल वेल के लिए नहीं है, अगर एक पोटेंशियल बैरियर भी होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक तो हमें मैथमेटिकली सेम रिजल्ट मिलता। ओके, इसलिए v0 का साइन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेल में मुझे अगर मैं वेल की बात कर रहा हूँ तो वेल का टॉप पे पोटेंशियल 0 और वेल के बॉटम पे पोटेंशियल की वैल्यू -V0। ओके, तो जो अगर मैं कंडीशन यहाँ पुट करूँ, ये जो हमारा क्राइटेरिया था 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, एक 0 से a तक और एक a से इन्फिनिटी तक। 0 से a तक तो पोटेंशियल की वैल्यू -V0 है, तो हमें एक टर्म मिलेगा, और a से आगे पोटेंशियल 0 है तो वो इंटीग्रल खत्म। तो बेसिकली पिछला वाला ये एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, कॉन्स्टेंट्स बाहर इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल केवल 0 से a तक का, और इस रीजन में पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो है -V0। सिंपली इस एक्सप्रेशन में ये टर्म ऐसे कैसे आया, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू a हो गई है और वी आर की जगह V0। ओके, जो हमारे -V0 इनफैक्ट वो। तो अब इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने इसीलिए लिया, उसके लिए जो इंटीग्रल है इसकी इवैल्यूएशन बहुत 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 आसान हो जाती है, तो इसलिए हमने इस इंटीग्रल को यहाँ पे पिक किया है, इस केस को पिक किया है। और मैं एक्चुअल आपको 3 डायमेंशन में भी दिखा दूँ, ये तो इसका फिगर होता है, ग्राफ होता है विद डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ पोटेंशियल का बिहेवियर ऐसा है, और इसीलिए इसे स्क्वायर वेल या पोटेंशियल वेल कह देते हैं। पर अब एक्चुअली अगर 3 डायमेंशन में इस फिगर को इमेजिन करें, ये पोटेंशियल का नेचर कैसा है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है a रेडियस का स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, थीटा फाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप स्फीयर के अंदर a डिस्टेंस आपने क्रॉस नहीं की, a रेडियस का स्फीयर क्रॉस नहीं किया, तब तक पोटेंशियल की वैल्यू -0 है। इनसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस a है, और इसके इनसाइड हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू -V0, और आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कितना है 0। और इसी के बजाय अगर पोटेंशियल बैरियर होता तो अंदर पोटेंशियल +V0 और बाहर 0। ओके, तो एक्चुअल 3 डायमेंशन में ये पोटेंशियल आप सोचिए एक स्फीयर है। ओके, नॉट एन एक्चुअल स्फीयर बट स्फीयर इन द सेंस उस स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है -V0, और जैसे ही आप पोटेंशियल उसकी सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं तो इमीडिएटली पोटेंशियल हो जाता है 0। तो ये है 3 डायमेंशन में। ओके, बट कंटिन्यूइंग विद द मैथमेटिक्स, मैंने यहाँ पे V0 को बाहर ले लिया और उसका मॉड ले लिया है। मॉड मैंने इसलिए लिया है प्लस या माइनस कुछ भी केस हो, वेल हो चाहे बैरियर हो, दोनों को एक साथ डील कर सकूँ। ओके, इनफैक्ट मुझे आगे वेल की बात करनी है, मैं बाद में फिर से इसको ड्रॉप कर दूंगा मॉड को, बट ये
ये मॉड मैंने केवल कुछ स्टेप्स तक केवल इसलिए लगाया कि ये आर्ग्यूमेंट हमारा वेल और बैरियर दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। ओके, स्कैटरिंग फ्रॉम अ वेल हो या स्कैटरिंग फ्रॉम अ पोटेंशियल बैरियर हो, द सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाइज। ओके, अब आपका जो इंटीग्रल बचा e टू पावर 2 आइटा के आर, इस इंटीग्रल को आप कर सकते हैं e टू पावर 2 आइटा के आर अपॉन आइटा के आर बनेगा, और जब आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 एंड a तो r की जगह एक बार a और जब 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये फर्स्ट इंटीग्रल, और -1 का इंटीग्रल सिंपली 0 से a तक आपको दे देगा a। ओके, दिस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, v0 बाहर ले लिया है तो ये, सो दिस इज हाउ द वैलिडिटी क्राइटेरिया लिख्स। 2 आइटा के को आप बाहर ले लें, आइटा मॉड में ख़त्म हो जाएगा 2k। ओके, सो अब यहाँ पे जो है e टू पावर आइटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखा, थीटा की जगह है 2k। उसके अलावा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक टर्म आइटा टाइम्स 2ka का भी बनेगा। ओके, एक ये 1 वाला एंड दिस जो एलसीएम बना था वो मैंने बाहर ले लिया, और ओके, केवल ये जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है इसमें कुछ रियल क्वांटिटीज़ भी हैं और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है इसमें, तो रियल पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दूं। अगर मैं 2ka का फैक्टर जो बार बार आ रहा है उसको मैंने आगे के लिए सिंप्लिसिटी के लिए रो लिख दिया है, तो ये टर्म कॉस रो और ये -1 ये है रियल पार्ट, और इन दोनों में आइटा है, इनमें आइटा कॉमन लें, साइन रो माइनस रो। इस मॉड हम जिस क्वांटिटी का ले रहे हैं ओवरऑल, ये उस क्वांटिटी का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसका जो मॉड है कितना होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये इतना हो रहा है, और यहाँ कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली, तो दिस फाइनली लुक्स लाइक दिस, केवल ये मॉड वाला पार्ट जो है। ओके, तो इसको मैं इस वैल्यू को यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये जो मेरा वैलिडिटी क्राइटेरिया था ये अब ऐसा हो जाएगा m मॉड v0 ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर रूट, इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है 2 प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 कॉस रो माइनस 2 रो साइन रो वेरी वेरी लेस देन 1, जहाँ रो हमने 2ka को लिखा है शॉर्ट हैंड में। तो स्क्वायर वेल के लिए जो हमारी कंडीशन थी जो पीछे इंटीग्रल की फॉर्म में थी वो फाइनली कुछ इस फॉर्म में आ गई है। ओके, अब फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम इस कंडीशन को दो अलग अलग लिमिट्स में चेक करते हैं, एक हम जिसे कहेंगे हाई एनर्जी लिमिट और एक जिसे कहेंगे लो एनर्जी लिमिट। मैथमेटिकली तो वैलिडिटी क्राइटेरिया ये आ गया, पर अभी भी यहाँ से फिजिक्स निकल के नहीं आ रही है बाहर। ओके, जस्ट एक एक्सप्रेशन है, ओके हाँ ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा तो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, दैट इज़ ओके, बट ये एक्सप्रेशन क्या फिजिक्स कंटेन कर रहा है, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी के बारे में फिजिकल कंटेंट क्या है वो देखने के लिए पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन की लो एनर्जी लिमिट। अब लो एनर्जी लिमिट का मतलब क्या है मैथमेटिकली वेरिएबल्स के टर्म में, रो इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, रो हमने ये डिफाइन किया है 2ka, और k पार्टिकल की एनर्जी से इस तरह से रिलेटेड होता है, तो E अगर बहुत कम है वेरी वेरी लो एनर्जी तो इसका मतलब k बहुत कम होगा, और k स्मॉल होगा तो रो भी स्मॉल होगा। A आपका किसी वेल के लिए फिक्स्ड है, स्क्वायर वेल के लिए ये कितना भी लार्ज या स्मॉल हो, लेकिन अगर k आपने वेरी 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 स्मॉल ले लिया है, मतलब एनर्जी बहुत स्मॉल ले ली है, तो रो भी क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। ओके, रो क्या है 1 के मुकाबले क्या है दिस, रो एक डायमेंशनलेस नंबर है वो k इंटू a का प्रोडक्ट है, k की डायमेंशन इनवर्स लेंथ की और दिस, तो मैं इसे सीधे 1 से कंपेयर कर सकता हूँ, रो इज़ स्मॉल कंपेयर टू 1। ओके, अच्छा तो फिर उस केस में जो हमारा वैलिडिटी क्राइटेरिया है इसको मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कॉस और साइन, और इनका आर्गूमेंट है रो। अगर कॉस और साइन का आर्गूमेंट स्मॉल होता है तो आप उनके सीरीज़ एक्सपेंशन को, पावर सीरीज़ एक्सपेंशन को केवल कुछ टर्म्स तक रिटेन कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 ओवर फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, और ऐसी साइन थीटा का थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप हायर टर्म्स को ड्रॉप कर सकते हैं। अब हायर टर्म से मेरा मतलब क्या है, मैंने कॉस थीटा की कॉस रो के एक्सपेंशन में तो शुरू के 3 टर्म्स लिखे हैं 1 और रो स्क्वायर बाई 2 और रो 4/4, जबकि साइन रो में केवल मैंने ये टर्म लिखा है, अगला रो पावर 5 वाला टर्म नहीं लिखा है। उसका रीज़न आपको अभी क्लियर हो जाएगा। इस टर्म को इसके बाद आप सिंप्लीफाई करें तो 2 और 2 ये कैंसिल हो रहे हैं। इसके अलावा रो स्क्वायर, एक रो स्क्वायर पहले से था, एक कॉस रो वाले टर्म से आया, ओके दिस इनटू दिस, और एक यहाँ से 2 रो स्क्वायर मिलेगा आपको। ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर मैं केवल एक्सपेंशन यहाँ तक करता इसमें और इसमें यहाँ तक,
तो ये टर्म एक्चुअली जीरो के बराबर बनता, बाकी सब कुछ कैंसिल हो रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो रहा था और रो स्क्वायर की पॉजिटिव पावर से रो स्क्वायर की नेगेटिव पावर। तो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म को इवेलुएट करने के लिए मैंने इसमें भी नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म रिटेन किया है रो पावर 4 का, और यहाँ रो क्यूब तक का टर्म इसलिए रिटेन किया है क्योंकि ये रो क्यूब जब इस रो से मल्टीप्लाई होगा ये भी रो पावर 4 ऑर्डर के टर्म जनरेट करेगा। तो जो लोएस्ट सर्वाइविंग टर्म है वो फोर्थ पावर ऑफ रो का टर्म होगा, ओके, फोर्थ ऑर्डर इन रो का टर्म होगा। तो फोर्थ ऑर्डर इन रो का टर्म डिराइव करने के लिए इसको 3 टर्म्स तक एक्सपैंड करना पड़ेगा। चौथा टर्म आप इसका लिखेंगे रो पावर 6 वाला, वो इससे हायर ऑर्डर टर्म है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी अगर आप रो पावर 5 रखेंगे तो वो रो से मल्टीप्लाई होकर रो पावर 6 जनरेट करेगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फर्स्ट नॉन जीरो टर्म चाहिए था। तो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म निकालने के लिए इसको 3 टर्म्स तक और इसको 2 टर्म तक एक्सपेंड करें। तो ये रो पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 है, दैट इज़ रो पावर 4 ओवर 12, और ये रो पावर 4 ओवर 3 के बराबर बनेगा सिंप्लीफाई होके, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो दिस इज़ जस्ट रो पावर ओवर 4 का स्क्वायर रूट। रो पावर 4 ओवर 4 का स्क्वायर रूट इज़ रो स्क्वायर बाई 2, वो आप ले लें दिस। और अब मुझे मॉड की ज़रूरत नहीं है, ओके। रो एक रियल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर है, तो मुझे माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है दिस। ये कंडीशन फाइनली अब बड़ी सिंप्लीफाई होकर आने वाली है। रो की जगह अगर आप 2k सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसके स्क्वायर की जगह 4k स्क्वायर, तो कई फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं। और फाइनली जो हमारी कंडीशन है वो भी लेकिन केवल लो एनर्जी लिमिट में, 3D स्क्वायर वेल के लिए जो हमारी वैलिडिटी क्राइटेरिया है बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का, वो ये रहा, ओके। ये भी ठीक है, m वो मास ऑफ पार्टिकल है जिसकी हम स्कैटरिंग कर रहे हैं, V0 पोटेंशियल वेल की जिसे हम डेप्थ कहते हैं, a जिसे हम पोटेंशियल वेल की रेंज कहते हैं, ओके। h क्रॉस स्क्वायर एक कांस्टेंट है। अगेन अभी भी वैसे ही मैथमेटिकली एक कंडीशन आई है, वेल के पैरामीटर्स के टर्म में, वेल और इंसिडेंट पार्टिकल के मास के टर्म में एक इक्वेशन ही मिली है, पर इस इक्वेशन को अब हम फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे? स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए आप ध्यान कीजिए या पिछले लेक्चर्स को फिर से देखिए। स्क्वायर वेल पोटेंशियल जब हम 3 डायमेंशन में सॉल्व करते हैं तो जो कंडीशन फॉर सॉल्यूशंस होती है वो ये होती है जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा। 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल को सॉल्व किया है। 1 डायमेंशन में हमें ईटा टेन ईटा इक्वल टू जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा और जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा, 2 कंडीशंस मिलती हैं, जबकि उस वाले केस में 3 डायमेंशन वेल में हमें केवल ये कंडीशन मिलती है। इस कंडीशन के कारण क्या होता है, और जाई यहाँ पे इस तरह से डिफाइन होता है, जाई इक्वल टू के ए, ओके। के यही 2m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू ए, और ईटा होता है कापा ए, कापा है 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई, ओके। और इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करें तो ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको ये इतना मिलता है 2m V0 ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। 2 वगैरह के फैक्टर को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, m V0 ए स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, m V0 ए स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। किसी पोटेंशियल वेल में अगर m मास का पार्टिकल आपने रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस आप सीख कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं उसको हम जब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हम इस इक्वेशन के प्लॉट्स और इस इक्वेशन के प्लॉट्स लेते हैं, और जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है वो एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्ड करता है। अब इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हैं तो इसके प्लॉट्स कुछ इस तरीके के आते हैं। इसकी मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं, लेकिन इसकी पहली ब्रांच π/2 पर शुरू होती है, ओरिजिन से कोई ब्रांच शुरू नहीं होती है। 1 डायमेंशनल केस में हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी होता है, उसकी एक ब्रांच ओरिजिन पे भी शुरू होती है, जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा वाले की, लेकिन 3 डायमेंशन में हमें केवल ये कंडीशन मिलती है। तो ये जो ब्लैक में मैंने जिन लाइंस को प्लॉट किया है ये इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है, ये इसका केवल एक पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट फिर ऐसे आता है और फिर एक थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट दी ओरिजिन ब्रांच है वो भी π/2 से पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यहाँ से शुरू होती है, और इसके बजाय जाई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर जो है ये बनती है सर्कल की इक्वेशन, और वो हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो डिपेंडिंग ऑन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेल के पैरामीटर्स पे, मास ऑफ पार्टिकल जिसको आप बाउंड करना चाह रहे हैं वेल में, और डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल ऑन ए स्क्वायर। और इस चीज़ को माना मैं अगर डी स्क्वायर कहूँ तो डी स्क्वायर बेसिकली इस सर्किल का जाई ईटा प्लेन में इस सर्किल का रेडियस है। तो अगर मेरे सर्किल का रेडियस बहुत छोटा है, माना है रेड वाला कर्व, तो ये रेड कर्व पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस ब्लैक कर्व के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। थोड़ा हमने डी बढ़ाया, पर केवल इतना बढ़ाया, माना फिगर में आप सोचें तो अभी भी इस कर्व और इस कर्व का इंटरसेक्शन शुरू नहीं हुआ। थोड़ा और बढ़ाया, लेकिन ये ब्लैक कर्व से अगर पहले है तभी भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अगर मैंने रेडियस इस ग्रीन कर्व के बराबर कर दिया, ये ग्रीन वाला सर्किल अगर मुझे ऑब्टेन हो रहा है, तो जस्ट इस कर्व के फुट पे आपको पहला इंटरसेक्शन मिलने लगता है।
और ये पहला इंटरसेक्शन, क्योंकि ये ब्रांच पाई बाई 2 से शुरू हो रही है, तो हम कहते हैं पहला सॉल्यूशन तब अपीयर होता है 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल में जब ये जो रेडियस पैरामीटर जिसे हम कह रहे हैं, जिसे मैंने यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया है, ये डी पैरामीटर जो है ये कम से कम पाई बाई 2 के बराबर हो। ओके, 3 डायमेंशन में स्क्वायर वेल पोटेंशियल में आर्बिट्री पोटेंशियल पैरामीटर्स के लिए, आर्बिट्री वेल पैरामीटर्स के लिए बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बाउंड स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए भी पैरामीटर्स को ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में हमने शो कर रखा है एक इवन स्टेट तो हमेशा एग्जिस्ट करती है, पर हम अभी 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल में एक बाउंड स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए भी कम से कम ये जो डी पैरामीटर है ये पाई बाई 2 होना चाहिए। ओके, तो मतलब अब मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लाया हूँ। फॉर अ 3D वेल नो बाउंड स्टेट अकर्स व्हेन डी इज़ लेस देन पाई बाई 2। अगर हमारे वेल के पैरामीटर्स इतने वीक हैं, वेल के पैरामीटर्स मतलब पार्टिकल का मास, वेल की डेप्थ और उसकी रेंज, स्मॉल मास, डेप्थ और रेंज, ये तीनों अगर सफिशिएंटली स्मॉल हैं, इस तरह से स्मॉल कि इनका ये वाला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये पाई बाई 2 से कम बने, ये डी स्क्वायर है, मतलब डी की वैल्यू पाई बाई 2 से कम बने, तो हमारे पास एक भी बाउंड स्टेट नहीं होती है। तो नो बाउंड स्टेट की कंडीशन ये है फॉर ए 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल। बाउंड स्टेट नहीं अपीयर होने की कंडीशन ये है, वो वेल एक भी बाउंड स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। डी अगर पाई बाई 2 से जरा भी कम है, यहाँ हमने वेरी वेरी लेस नहीं लिखा है, बस डी अगर पाई बाई 2 से नीचे है, थोड़ा भी नीचे होगा या बहुत नीचे भी होगा, तो बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहली बाउंड स्टेट के लिए डी बराबर पाई बाई 2 होना जरूरी होता है। तो ये कंडीशन है फॉर नो बाउंड स्टेट्स। अब इसी कंडीशन को मैं अगर स्क्वायर करके लिखूँ तो डी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन पाई स्क्वायर बाई 4। नो बाउंड स्टेट की कंडीशन, डी स्क्वायर की जगह ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई स्क्वायर बाई 4 ये हो। इसमें से 2 का फैक्टर मैं यहाँ इस साइड ले गया, 2 से इक्वेशन इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर डिवाइड करूँ तो एम वी नॉट ए स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये फैक्टर इसकी तरह बन जाए। ये बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का वैलिडिटी क्राइटेरिया है लो एनर्जी लिमिट में। ये नो बाउंड स्टेट की कंडीशन है, लेकिन उसको मैंने इससे कंपेयर करने के लिए 2 के फैक्टर से डिवाइड किया, तो ये बना पाई स्क्वायर बाई 8। पाई स्क्वायर बाई 8, पाई की भी आप वैल्यू रखे हैं 3.14, तो ये नंबर लगभग 1.23, ए नंबर ऑफ ऑर्डर 1, लगभग आप 1 समझ लें। स्क्वायर वेल का हमारा डिस्कशन ये बता रहा है, जो पहले हमने कर रखा है उससे हमें ये बता रखा है, ये जो क्वांटिटी है ये अगर ये 1 से कम होती है तो बाउंड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक भी बाउंड स्टेट नहीं होती है, होती ही नहीं है बाउंड स्टेट, ऐसे बोलिए नो बाउंड स्टेट एग्जिस्ट। और वैलिडिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का? ये वाला पैरामीटर, यही वाला पैरामीटर 1 से बहुत 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 कम होना चाहिए। 1 से कम होने में बाउंड स्टेट, 1 से थोड़ा भी कम होगा और बहुत कम होगा तभी भी, लेकिन थोड़ा भी कम होने पे बाउंड स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन तब वैलिड है जब यही वाला पैरामीटर 1 के मुकाबले क्या हो, नेग्लिजिबल, वेरी 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 स्मॉल। तो इसका मतलब इन दोनों आइडियाज़ को अगर आप कंबाइन करें, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी क्राइटेरिया लो एनर्जी लिमिट में इस लाइन में मैंने लिखी है, इस स्टेटमेंट में। कब होगा बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड? जब when the potential must be too weak to support any bound state, even one bound state। पोटेंशियल अगर इतना वीक है कि वो एक बाउंड स्टेट को भी सपोर्ट ना कर सके, टू वीक, ओके, एक बाउंड स्टेट के सपोर्ट की कंडीशन भी ना बन सके, तो लो एनर्जी लिमिट में बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड हो सकता है। ओके, इनफैक्ट कंडीशन उससे भी ज़्यादा सीवियर है, से ये नंबर 1.23 से थोड़ा नीचे, माना 1.2 है, ओके, थोड़ा नीचे, तो बाउंड स्टेट तो नहीं बनेगी। 1.23 से नीचे है 1.2, पर 1.2 तो 1 से कम नहीं होता है। कंडीशन बेसिकली ये है वेल के पैरामीटर्स इतने वीक हों कि जो पहली बाउंड स्टेट अपीयर होने की कंडीशन होती है वो भी बहुत बुरी तरह फेल हो। अगर आप इस फिगर में समझना चाह रहे हैं, हमारा वेल का पैरामीटर ये वाला भी नहीं चल पाएगा, नहीं, बाउंड स्टेट तो नहीं बन रही है, पर ये वाला जो कंडीशन है इसमें ये नंबर 1 से कम नहीं बनेगा। हाँ, ये वाला पॉसिबली, ये वाला, अगर मेरे वेल के पैरामीटर्स ऐसे हैं कि उसके लिए डी इतना स्मॉल बन रहा है तो बाउंड स्टेट तो नहीं बन रही है, लेकिन ये जो पैरामीटर है ये 1 के मुकाबले क्या है, बहुत छोटा, 1 इधर कहीं पे होगा इस एक्सेस में, 1, ओके। पाई बाई 2 लगभग कितना होता है, 1.5 के आसपास, 3.14 का आधा, 1.6 के आसपास से 1.6 यहाँ है तो 1 यहाँ होगा। तो हमारा ये नंबर जो है ये इवेलुएट होकर हमारे वेल के लिए 1 से बहुत 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 छोटा अगर हो, से समथिंग लाइक दिस, तो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। तो जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है उसको अब हम फिजिकली समझ पा रहे हैं।
लो एनर्जी लिमिट में अगर आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, आप स्कैटर्ड पार्टिकल्स कम एनर्जी पे थ्रो कर रहे हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और आप कम एनर्जी पे पार्टिकल्स उससे स्कैटर कर रहे हैं लो एनर्जी पे, तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के रिजल्ट्स पे हम कब यकीन कर सकते हैं, कब उनको वैलिड मान सकते हैं? उनको तब वैलिड मान सकते हैं कि पोटेंशियल इतना वीक हो, पोटेंशियल के पैरामीटर्स कुल मिला के इतने वीक हों कि ये प्रोडक्ट जो है ये 1 के मुकाबले बहुत कम बने। और 1 के मुकाबले इस नंबर का बहुत कम बनने का मतलब बाउंड स्टेट की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती है। ओके, सो तो लो एनर्जी पे भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड हो सकता है। मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे इस पर बार बार, क्योंकि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली एक हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन होता है। हाई एनर्जी पे तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन अच्छा वर्क करता ही है, अच्छा वर्क करना मतलब वैलिड होता ही है। लेकिन ये वाला रिजल्ट ये शो कर रहा है, ये वाली कंडीशन को हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन लो एनर्जी पे भी वैलिड हो सकता है। रो या एनर्जी की वैल्यू अगर कम है तभी भी वैलिड हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा अगर पोटेंशियल और भी वीक हो। जब मैं पोटेंशियल और भी वीक होता हूँ मतलब पोटेंशियल के पैरामीटर्स जो हैं उनका ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये अगर 1 के मुकाबले बहुत स्मॉल है, तो अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम भी है तभी भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। ओके, तो लो एनर्जी लिमिट में जो हमारा एनालिसिस है उसने मुझे ये रिजल्ट दिया। अब इसी रिज़ल्ट को, इसी को ज़रा हाई एनर्जी लिमिट में देखें। मैंने इस एक्सप्रेशन को फिर से यहाँ कॉपी किया है पूरा दिस। हाई एनर्जी लिमिट का मतलब रो जो है वो 1 के मुकाबले वेरी 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 लार्ज। ओके, अगर रो 1 के मुकाबले लार्ज है तो इन सारे टर्म्स में आप देखिए रो स्क्वायर, थिंक ऑफ रो एज 100 फॉर एग्जाम्पल। ओके, 100 के स्क्वायर के मुकाबले 2 नेग्लिजिबल है, आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। कॉस रो लार्ज है लेकिन कॉस रो की जो वैल्यू है वो तो +-1 से कभी ज़्यादा होती ही नहीं है, तो ये टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 2 या -2 से आगे नहीं जाएगी, तो इस रो स्क्वायर 100 स्क्वायर के मुकाबले ये भी नेग्लिजिबल है। सिमिलरली ये टर्म, ये 2 इंटू रो इंटू साइन रो है, साइन रो की मैक्सिमम वैल्यू +-1 से ऊपर नहीं जाएगी, तो 2 इंटू साइन रो की वैल्यू +-2 तक जाती। आपने उसे रो से मल्टीप्लाई किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो जाएगा, +-200। +-200 एक बड़ा नंबर है, पर ये रो स्क्वायर के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता। ये नंबर 10⁴ के ऑर्डर का है। अगर मैं रो को 100 समझूं तो इस सारे टर्म्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टर्म ये वाला है रो स्क्वायर। तो अगर मैं बाकी टर्म्स को इस लिमिट में ड्रॉप कर दूँ तो जो मेरा वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो सिंपली ये बन जाता है। ओके, when with rho is very very greater than 1, the dominant term in this bracket is rho square, the all other terms pale in comparison। okay, इसके मुकाबले बाकी सारे टर्म्स गौण हैं, उनके नेग्लिजिबल हैं। तो दिस और रो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है तो सिंपली जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह से आ गया। लेकिन इसको के टर्म में एक्सप्रेस करें, रो की जगह आप 2k रखें तो क्राइटेरिया ये बन गया। इसमें कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं 2 एंड के, तो आपकी कंडीशन ये बन गई। ओके, इस कंडीशन को अगर मैं एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिखता, या इवन इस कंडीशन को जो हमारी जनरल कंडीशन है स्क्वायर वेल के लिए, अगर मैं इसे डी के टर्म में लिखता, डी मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर रखा है वेल के लिए, उसके टर्म में मैं इस कंडीशन को लिखता तो जो ब्रैकेट के बाहर की क्वांटिटी है ये एक्चुअली d² है, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा अंदर की क्वांटिटी सेम और हाफ। ओके, दिस तो सिमिलरली ये जो कंडीशन है ये सिंपली इस फॉर्म में आप लिख सकते थे, d² इज़ वेरी वेरी लेस देन रो। उसको आप यहाँ से एक बार आप ये ऑब्टेन कर लें, बड़ा इजी है। हाई एनर्जी लिमिट में स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रो स्क्वायर से अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, बाकी सारे टर्म्स नेग्लिजिबल हैं, और रो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया रो, तो इस टर्म की जगह आपको रो मिला, रो से एक रो स्क्वायर कैंसिल, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करो, ये कंडीशन। ओके, तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, या आप उसे कई और डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप ये जो है mv0a/h×² 1 से बहुत कम होना चाहिए, हाई एनर्जी लिमिट में बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कम वैलिड होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। लेकिन इस कंडीशन को समझने के लिए आप एक ये भी कर सकते हैं, आप इस कंडीशन के लेफ़्ट को इसकी तरह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ भी mv0a है लेकिन a का स्क्वायर है और नीचे है h×²। mv0a स्क्वायर बनाने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, और k को अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंडीशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखने का एडवांटेज, आप उसी पैरामीटर की बात कर रहे हैं जो हमने लो एनर्जी लिमिट में कहा था 1 से बहुत कम होना चाहिए तब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। हाई एनर्जी लिमिट में अगर आप इसी पैरामीटर के टर्म में बात करें तो यही पैरामीटर क्या होना चाहिए, k × a से क्या होना चाहिए, बहुत 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 कम होना चाहिए। ओके, दिस। लेकिन अभी मैं इस कंडीशन को इस फॉर्म में लिखूंगा। ये फॉर्म मैंने कैसे लिखी, एक h× की पावर को आप अलग कर दें, h×k होता है मोमेंटम, तो डिनोमिनेटर में एक p आएगा, h× टाइम्स p, और p/m मोमेंटम अपॉन मास होता है वेलोसिटी। तो नीचे आपके डिनोमिनेटर में बच रहा है h× टाइम्स वेलोसिटी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
हाई एनर्जी लिमिट में जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह का नज़र आ रहा है। हाई एनर्जी लिमिट में ये कोई, अब हम ये कह रहे हैं हाई एनर्जी लिमिट में वैलिड होने के लिए पोटेंशियल का वीक होना ज़रूरी नहीं है। पोटेंशियल स्ट्रांग भी हो सकता है, सुपर स्ट्रांग ना हो, पर पोटेंशियल अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हाई एनर्जी लिमिट में बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन तभी भी वैलिड हो सकता है। हाई एनर्जी लिमिट में क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू भी तो हाई होगी। हाई एनर्जी का मतलब क्या है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई, और हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई वेलोसिटी। एच क्रॉस एक कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी सफिशिएंटली हाई है तो ये कंडीशन इजीली ओवरकम हो सकती है। पोटेंशियल माना बहुत वीक नहीं है, इस पैरामीटर की अच्छी भली वैल्यू है, बट उसके बावजूद अगर पार्टिकल की वेलोसिटी सफिशिएंटली हाई है तो ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ओके, तो इफ़ द पोटेंशियल इज़ नॉट वीक, ओके, और इवन क्वाइट स्ट्रांग भी हो सकता है, V0 की एक सफिशिएंटली हाई वैल्यू भी हो। यहाँ तो हमने इसको, मैं क्यों कर रहा हूँ एम्फेसाइज स्ट्रांग और वीक को, यहाँ तो कंडीशन ये पता लगी कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम है तो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होने के लिए तो पोटेंशियल और भी वीक होना चाहिए, वेरी 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 वीक, इतना वीक कि बाउंड स्टेट को सपोर्ट करने की कंडीशन की हम बात भी ना कर सकें। अगर हम हाई एनर्जी लिमिट में वर्क कर रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो उस समय अगर पोटेंशियल सफिशिएंटली स्ट्रांग भी है तो भी बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन स्टिल वैलिड हो सकता है, बशर्ते आपका एक्सपेरिमेंट आप सफिशिएंटली हाई एनर्जी पे कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल अगर स्ट्रांग है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वर्क नहीं करेगा। पोटेंशियल अगर स्ट्रांग है तो वहाँ अगर आप हाई वेलोसिटी हाई एनर्जीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगेन बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड आपका हो जाएगा। ओके, दिस, सो इफ़ द पोटेंशियल इज़ नॉट वीक, पोटेंशियल वीक नहीं है, इनफैक्ट अगर वो क्वाइट स्ट्रांग भी है, द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन कैन स्टिल बी वैलिड, ये कंडीशन स्टिल होल्ड कर सकती है बड़े आराम से एट सफिशिएंटली हाई एनर्जी, अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी या उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी क्या है, क्वाइट हाई है। ओके, दिस, सो दिस इज द वैलिडिटी क्राइटेरिया एट हाई एनर्जीज। तो लास्ट में मैंने इस चीज़ को समराइज़ करके यहाँ लिखा है, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन के जो हाई और लो एनर्जी एनालिसिस हमने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए किए हैं, बट ये रिजल्ट्स जनरली होल्ड करते हैं। जो ये आर्गूमेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये चीज़, ये जनरली किसी भी पोटेंशियल के लिए बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी क्राइटेरिया ये है, क्वालिटेटिवली यहाँ पे लिखी हुई है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो हम निकाल चुके हैं पीछे। सो द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन इज़ बेसिकली अ हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन, आप पहले इस कंडीशन को होल्ड कीजिए, जैसे जैसे पार्टिकल की आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, माना आपने एक वेल चूज़ कर लिया, वेल का डेप्थ और वेल का रेंज V0 इंटू ए की कुछ वैल्यू है, माना ये कितनी भी हाई हो, से फॉर एग्जांपल ये 200 है, इतना आपका वेल पैरामीटर्स इतने लार्ज हैं, ये 200 है फॉर एग्जांपल, एच क्रॉस एक कांस्टेंट है। आप ग्रेजुअली अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी तो ये कंडीशन आएगी कि ये नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वेलोसिटी या उस एनर्जी और उससे ऊपर बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन आपका वर्क करेगा, वो वैलिड होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन है, हाई एनर्जी पे वर्क करेगा। कितना हाई की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बट क्वालिटेटिवली हम ये कह सकते हैं हाई एनर्जीज पे बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन वर्क करता है। बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली अ हाई एनर्जी। फॉर एनी गिवन पोटेंशियल इट गेट्स बेटर एंड बेटर विद इंक्रीजिंग इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी। आपका जो भी पोटेंशियल आपने लिया है, ग्रेजुअली आप जैसे जैसे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन और स्ट्रांगली फुलफिल होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बेहतर होने का मतलब बॉन्ड मेथड एक अप्रॉक्सीमेशन है, पर ये अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। ज़्यादा एक्यूरेट मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से और अच्छा मैच करेगा। कब? हायर एंड हायर एनर्जीज पे। ओके, एज वी गो टू हायर एंड हायर एनर्जीज द बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन गिव्स बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। और फिर वो जो पहली वाली कंडीशन थी लो एनर्जी वाली, वो मैंने अब लिखी है। इसका मतलब ये नहीं है बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन केवल हाई एनर्जी पे ही आपको सही रिजल्ट देगा। इट कैन बी वैलिड एट लो इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जीज एज वेल, प्रोवाइडेड द पोटेंशियल इज टू वीक टू सपोर्ट एनी बाउंड स्टेट्स। लो एनर्जीज पे भी ये वैलिड हो सकते हैं इसके रिजल्ट, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस समय पोटेंशियल इतना वीक होना चाहिए कि वो कोई भी बाउंड स्टेट फॉर्म ना कर सके। ओके, अगर आप इसको क्वालिटेटिवली समझना चाहें, ये दोनों बेसिकली एक ही बात है और दोनों लगभग क्या बात कर रही हैं, दिस इज जस्ट क्वालिटेटिव, ये आपका पोटेंशियल है। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में जो हमारा मेजर सपोजिशन था, वो जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया, उसको आप सोच सकते हैं डेविएशन जो है, ये इंसिडेंट बीम आ रही है जो कि प्लेन वेव फ्रंट है, इसको ये डिफॉर्म करता है, उसी से हमारी स्कैटर्ड बीम बनती है। पर अगर इसका डिफॉर्मेशन, इसके कारण जो डेविएशन है बहुत लार्ज ना हो, तो वही बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन है। इसके कारण डेविएशन को स्मॉल ट्रीट करना ही क्या है, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन। अब आप इसे अगर क्लासिकली सोचें, किसी रीजन में एक
मान से अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, रिपल्सिव जो भी है। माना एक रदरफोर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट आप सोचें, एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ एक न्यूक्लियस है, ओके, वेरी लार्ज चार्ज वाला न्यूक्लियस है। अगर ये पार्टिकल बहुत स्लोली आता है तो ये इस पर फोर्स डालेगा, इसे डेविएट करेगा, मतलब इस पर डेविएशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा है, इट जस्ट जूम्स पास्ट, पोटेंशियल से इंट्रैक्शन का टाइम अगर उसका बहुत कम है, अब ये मैं क्वांटम मैकेनिकल आइडिया के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट क्वालिटेटिवली बात कर रहा हूँ। अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी से आया तो वो इस पोटेंशियल के रीजन में तो गया, पर रीजन में उसका इंट्रैक्शन का टाइम बहुत कम था, इतना कम टाइम कि फोर्स का जो उस पर असर पड़ा, डेविएशन, वो ना के बराबर पड़ा, वो ऑलमोस्ट उसका जो डेविएशन है वो नेग्लिजिबल हुआ। ओके, तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। और अगर आप इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी और ज़्यादा करेंगे तो ये चांस और कम हो जाता है कि ये पोटेंशियल उसको कुछ डेविएट कर पाएगा। तो जो डेविएशन है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में, जो डेविएशन है वो हायर एनर्जीज़ के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये जो हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की इनिशियल कंडीशन लिखी थी कि कब वो वैलिड होगा, वो तो यही तो कह रहा है, डेविएशन मस्ट बी स्मॉल। ओके, तो क्वालिटेटिवली आप समझ सकते हैं बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन किस एनर्जी लिमिट में वो करता है। इवन लो एनर्जी लिमिट में भी आप इसे समझ सकते हैं। लो एनर्जी लिमिट में आप किसी पार्टिकल को सोचिए, आप एक वेल की तरफ थ्रो कर रहे हैं, लेकिन वेल के पैरामीटर्स अगर सफिशिएंटली हाई हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है पार्टिकल की, तो ऐसा भी हो सकता है इस पार्टिकल को ये वेल ट्रैप कर दे, ट्रैप मतलब बाउंड स्टेट बना दे। और अगर ये इसकी बाउंड स्टेट बना देगा तो फिर स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो लो एनर्जी लिमिट में कंडीशन मिली वो ये मिली, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन आपका वेल तो इतना शैलो है, वेल के पैरामीटर्स इतने वीक हैं कि वो इस पार्टिकल की भी बाउंड स्टेट नहीं बना सकता है, इसके साथ भी बाउंड स्टेट बनाने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। तो लो एनर्जी लिमिट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो अदरवाइज एक लाइन में अगर हम कहते हैं तो कई बार हम ये कहते हैं बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इज़ बेसिकली अ हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन ये क्वालिफायर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को आप लो एनर्जी सिस्टम्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लो एनर्जी सिस्टम्स में वहाँ जरूर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पोटेंशियल बहुत वीक हो। कितना वीक, वो क्वालिटेटिवली हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके दिस, और एक चीज़ आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको चाहूँगा खुद चेक करें आप। अगर लो एनर्जी वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है किसी समय, किसी वेल के लिए, स्क्वायर वेल के लिए, तो ऑटोमेटिकली हाई एनर्जी वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल होगा ही होगा। ओके, मैं ये आप आई लीव दिस इज़ अ क्वेश्चन कि अगर लो एनर्जी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हाई एनर्जी क्राइटेरिया जो है, हाई एनर्जी पे वैलिडिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होगा। ओके, यू जस्ट चेक इट। तो ये जो मैंने रिजल्ट है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये हमने डिराइव तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए किया है, पर इनफैक्ट ये किसी भी पोटेंशियल के लिए होल्ड करता है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन शायद सबसे आसान है, और वहाँ हम डेप्थ और रेंज की बात बड़े आराम से कर सकते हैं, वेल की डेप्थ V0 और वेल की रेंज A। पर अदरवाइज़ मैं थोड़ा जनरल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना चाहूँगा। ओके, जनरली हमारा जो एक्सप्रेशन था वो इस प्रकार का था, वैलिडिटी क्राइटेरिया का जो एक्सप्रेशन था, ओके, जो जनरल एक्सप्रेशन था वो इस फॉर्म में था। अच्छा, अब लो एनर्जी पे ये जो एक्सपोनेंट है e⁻² आइटा KR - 1, इसको आप 2 आइटा KR से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। e⁻ आइटा x का एक्सपेंशन 1 + x + x² ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अगर एनर्जी कम है तो k स्मॉल होगा, और k स्मॉल होगा तो k² k³ वाले टर्म्स को अगर आप ड्रॉप कर दें तो केवल 1 + x, और 1 से 1 कैंसिल, x सिंपली x, e⁻x - 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाई x। तो ये आपने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ रख दिया, इसकी जगह केवल 2 आइटा KR, 2 आइटा k बाहर ले लिया, आइटा मॉड के कारण ख़त्म हो गया, 2 के बाहर आ गया, तो आपका केवल ये इंटीग्रल बचा यहाँ से 2 आइटा KR में से केवल r × VR। अब माना जो हमारा वेल है वो किसी भी शेप का हो, कोई ज़रूरी नहीं वो स्क्वायर वेल हो, माना वो ऐसा है या कोई और शेप का वेल है, ऐसा वेल है, लेकिन आप किसी भी वेल के लिए एक एवरेज डेप्थ और एक एवरेज रेंज की बात कर सकते हैं। यहाँ तो डेप्थ बिल्कुल क्लियर है, हाँ इसकी डेप्थ V0, लेकिन किसी मैथमेटिकल मेथड या किसी फिजिकल मेथड से, किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप किसी भी वेल के लिए एक एवरेज डेप्थ की बात जरूर कर सकते हैं। इसकी डेप्थ यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, फिर कम, लेकिन माना आपने किसी मैथमेटिकल मेथड से इसके लिए भी एक डेप्थ डिफाइन कर दी। ऐसे इसकी रेंज तो फिक्स्ड है A, इसकी रेंज इसे बोलें कि इसे बोलें कि इसे बोलें, ऐसे ही आप एवरेज रेंज इस पोटेंशियल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वट एवर क्राइटेरिया यू यूज़, माना जो आपका वेल है आपने उसके लिए एक एवरेज डेप्थ V0 डिफाइन कर दी और एक एवरेज रेंज आपने डिफाइन कर दी A। ओके दिस, और इस एवरेज रेंज को बाद में मैं कन्फाइनमेंट कहूँगा, अभी इसकी बात अब करते हैं। तो फिर
ये वही चीज़ है, इसके बाद की कैलकुलेशन वही है एग्जैक्टली जो हमने स्क्वायर वेल में यूज़ की थी। मतलब आपका कोई भी पोटेंशियल हो, आप उसे एक्चुअली एक तरह से स्क्वायर वेल की तरह सोच रहे हैं कि हाँ इसका पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे V0 है, जीरो से नीचे V0, और कितनी दूर तक, जीरो से लेकर A तक। तो अगर आपने वही वाला क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई किया, उसी सेंस में सोचें किसी भी पोटेंशियल को, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी के बजाय केवल 0 टू A तक का रह जाएगा, और उस पूरे रेंज में पोटेंशियल की वैल्यू V0 या माइनस V0 उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉड लेना है, इंटीग्रल R dr, और इंटीग्रल R dr 0 से A तक करें तो A²/2, और इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करें 2 वगैरह, ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। लो एनर्जी लिमिट वाली जो मेरी कंडीशन थी, ओके, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से आर्बिट्री पोटेंशियल के लिए वैसे ऑब्टेन कर सकता था सीधे सीधे, वो रो और वो मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। लो एनर्जी लिमिट में ये टर्म 2η r से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और फिर दिस, ओके। लेकिन अब यहाँ पे इसको एक दूसरी तरह के इंटरप्रिटेशन से आप ज़रा देखिए हो क्या रहा है। आपके पास कोई भी पोटेंशियल है, चाहे स्क्वायर वेल सोचिए, ज़्यादा जनरल सोचिए तो ज़्यादा आसान है। हम एक आर्गूमेंट देते हैं, जैसे न्यूक्लियस के लिए हम देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता है। इनिशियली जब बीटा डिके का पता लगा, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन का, और ये पता लगा कि बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये भी पता लगा कि बीटा रेज आती न्यूक्लियस के अंदर से हैं, तो एक थोड़ा समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये हुई उत्पन्न कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकता है। किस तरह का आर्गुमेंट हम वहाँ पे देते हैं, माना कोई पार्टिकल है मास m का, जिसको आपने किसी रेंज a में कन्फाइन कर दिया है। वेल के टर्म्स में आप सोचें, पोटेंशियल वेल कि हमारी एवरेज रेंज अगर a है, तो हमारे अगर हमने पार्टिकल को उसमें बाउंड किया है, बाउंड स्टेट उस पार्टिकल ने उस वेल में बनाई है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल a से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। अब क्वांटम मैकेनिकली a से थोड़ा ज़्यादा दूर भी जा सकता हो, पर अगर हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर वेल की रेंज a है, तो पार्टिकल की जो रेंज जिसमें वो कन्फाइन हो गया है, वो रेंज भी कितने के बराबर है, a। और कन्फाइन होने का मतलब उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा x के बराबर है। अगर कोई पार्टिकल इस वेल के अंदर है, तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना भी पता हो, तो आप इतना तो कह सकते हैं वो इस वेल के अंदर कहीं है। वेल के अंदर कहीं होने का मतलब उसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो इतनी है, कितनी, वेल की विड्थ के बराबर। तो अगर हम किसी पार्टिकल को किसी वेल में बाउंड समझ रहे हैं, ओके, तो उसकी जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो वेल के विड्थ की ऑर्डर की होती है। और अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा x है, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी h×a के ऑर्डर की होती है। यहाँ अपॉन 2 वगैरह के फैक्टर को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अदरवाइज जो प्रॉपर रिलेशन है डेल्टा x इंटू डेल्टा p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू से रिप्लेस कर रहा हूँ, और अपॉन 2 का फैक्टर भी मैंने लिखा था पर मैंने ड्रॉप कर दिया। हम केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अगर किसी पार्टिकल के मोमेंटम में इतनी अनसर्टेनिटी है, और ये किस पार्टिकल के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, जिसको हमने ए रीजन में कन्फाइन कर दिया है। तो अगर हमने किसी पार्टिकल को ए रीजन में कन्फाइन कर ही दिया है किसी भी तरीके से, वेल में उसकी बाउंड स्टेट बना दी है, तो कम से कम उसका मोमेंटम इस ऑर्डर का होगा। जितनी उसकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, कम से कम उसका मोमेंटम उस ऑर्डर का होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कई ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम इस ऑर्डर का उसका मोमेंटम भी होगा। तो हमें जिस पार्टिकल को हमने ए रीजन में कन्फाइन किया है, ये पता लगता है उसका मोमेंटम कम से कम h×a ऑर्डर का होना चाहिए। और जिस पार्टिकल का मोमेंटम h×a ऑर्डर का है, उसकी एनर्जी इस ऑर्डर की होगी। एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2m। अगेन 2 का फैक्टर मैंने ड्रॉप कर दिया है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें ये बता रखा है, अगर आप किसी वेल में जिसकी एवरेज विड्थ को आप a मान रहे हैं, उस वेल के अंदर कोई पार्टिकल ट्रैप्ड है, तो उसके पास कम से कम इस ऑर्डर की काइनेटिक एनर्जी तो होगी। इससे कई ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी 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 लार्ज तो हो ही सकती है, पर इतनी तो होगी, इस ऑर्डर की तो होगी। ओके, अब ये आर्गुमेंट मैं बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ, पर आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप पहले इस फैक्टर को देखिए, h×ma², h×ma²। अगर आप इसे राइट हैंड साइड में ले जाएं इस टर्म को, ओके, जो हमारा वैलिडिटी क्राइटेरिया है, वैलिडिटी क्राइटेरिया में आ रहा है h×ma²। h×ma² क्या है, जिस पार्टिकल को आप बाउंड करते हैं एक वेल के अंदर, बाउंड स्टेट अगर उसकी बन रही है किसी भी कारण से, तो उसकी कम से कम काइनेटिक एनर्जी, मुझे इसे काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम लिखना चाहिए, कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो ये जो कंडीशन है वैलिडिटी क्राइटेरिया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 वेल का जो एवरेज डेप्थ है वो बाउंड पार्टिकल के लिए, उसी मास के बाउंड पार्टिकल के लिए जो कि इस समय स्कैटर हो रहा है,
उसी मास के बाउंड पार्टिकल को अगर हम बाउंड कर पाते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी होती मिनिमम, उससे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बहुत वीक। अब ये इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है, आप जानते हैं बाउंड स्टेट्स उन्हें कहते हैं, टोटल एनर्जी टी प्लस वी के बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर। और बाउंड स्टेट्स के लिए एनर्जी लेस देन जीरो, हम एनर्जी का जीरो जीरो पे ले रहे हैं, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब टोटल एनर्जी जीरो अगर हम ले रहे हैं तो बाउंड स्टेट का मतलब है एनर्जी जीरो से कम होनी चाहिए, ओके, अदरवाइज पार्टिकल विल एस्केप टू इन्फिनिटी, ओके। तो अब काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके। और ये जो रिलेशन है ये केवल मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है, वेल में पोटेंशियल है तो नेगेटिव होगा, ये केवल मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन है। मॉड वी जीरो आया था ओरिजिनल आर्गुमेंट में, ध्यान कीजिए ये मॉड वी जीरो था, तो मॉड मुझे थोड़ा और केयरफुली ये वर्क करना चाहिए था, बट ये केवल मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। स्कैटरिंग बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन तब वैलिड होगा जब वेल की डेप्थ काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले बहुत 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 कम होगी। लेकिन इस कंडीशन का मतलब क्या है, उस समय टोटल एनर्जी किस प्रकार की बनेगी, टोटल एनर्जी पॉजिटिव। जस्ट एक आप न्यूमेरिकल आंसर से देखिए, माना वी नॉट है 1 और 1 किससे बहुत कम होता है, 100 से। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो स्कैटरिंग बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन का रिजल्ट तो होल्ड कर जाएगा, तो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन तो होल्ड कर गया। लेकिन अब इससे टोटल एनर्जी का क्या वैल्यू बनती है इस सिस्टम के लिए, काइनेटिक एनर्जी है 100 और पोटेंशियल एनर्जी 1, लेकिन आपको सोचना है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लेनी है -1। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी स्टिल पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव बनने का मतलब बाउंड स्टेट नहीं बन सकती। स्कैटरिंग का रिजल्ट होल्ड कर सकता है, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन होल्ड कर सकता है, लेकिन उस समय बाउंड स्टेट नहीं बन सकती है। जिस चीज़ को हम यहाँ इस तरह से डिराइव करके लाए थे वो कंडीशन यहाँ भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर किसी भी पोटेंशियल में आपने ए डेप्थ में ए रीजन के अंदर पार्टिकल को कन्फाइन किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी लार्ज हो जाती है कि वो कभी भी बाउंड स्टेट नहीं बना सकता है, ओके। सो दिस इज अदर वे ऑफ लुकिंग। ये जो पार्टिकल आ रहा है इसकी इंसिडेंट एनर्जी इतनी सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए कि वो इस वेल के अंदर ट्रैप ना हो जाए, स्कैटर हो जाए, ओके। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो दिस, और इसी तरह से जो हमारी हाई एनर्जी वाला अप्रॉक्सीमेशन है, हाई एनर्जी वाले में अगेन इस जनरल एक्सप्रेशन को आप देखें, इसको अगर आप एक इंटीग्रल की तरह सोचें, एक फैक्टर है e⁻² आइटा kr इंटू समथिंग। इंटीग्रल के अंदर, एक इंटीग्रल के अंदर आपके पास ये फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स वी आर या कुछ और फैक्टर जो भी हों। अगर k बहुत लार्ज होता है, ओके, तो r के ऊपर इंटीग्रेशन होने का मतलब r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक वेरी होनी है। k अगर बहुत लार्ज है तो r की अलग अलग वैल्यू के लिए, जिसे हम फेज़ फैक्टर कहते हैं, इस फेज़ फैक्टर का वेरिएशन बहुत लार्ज होता है। इसको मैं आपको सीधे क्वालिटेटिवली समझाता हूँ। ये आपकी साइन थीटा वेव होती है और अगर आप साइन 2 थीटा बनाएं तो डबल फ्रीक्वेंसी, साइन 3 थीटा ट्रिपल, साइन 100 थीटा, समथिंग लाइक दिस। मैं प्रॉपर्ली नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारी साइकिल्स। यही चीज़ e⁻ आइटा kr के साथ है। इसे हम ऐसे कहते हैं व्हेन k इज़ लार्ज, r तो वेरी कर रहा है, r का रोल थीटा की तरह है और k का रोल 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग वैल्यू। जब k बहुत लार्ज है, ये जो फैक्टर है ये बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट करता है। और रैपिड फ्लक्चुएशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, चीज़ों को ऐड करना, ओके। माना आप यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इंटीग्रल इस पार्ट में पॉजिटिव और यहाँ के थोड़े पार्ट में नेगेटिव है, तो ओवरऑल इस इंटीग्रल की कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप इस इंटीग्रल को यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, उसी डिस्टेंस तक कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस रीजन में ये फंक्शन इतना रैपिडली वेरी कर रहा है, इसकी इतनी सारी साइकिल्स कंटेंड हैं कि ऑन एवरेज हर पॉजिटिव साइकिल को एक नेगेटिव साइकिल कैंसिल करेगी, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो इसको हम सिंपली इस आर्ग्यूमेंट को हम इस तरह से कहते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ k इज़ लार्ज, ये फंक्शन इतनी रैपिडली ऑसिलेट करता है कि इसका ये पूरी तरह से आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू जो बन रही है 0 बन रही है। इंटीग्रेशन बेसिकली एवरेज वैल्यू तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉर्मली आप इस फंक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं, ये फंक्शन इंटीग्रल के अंदर है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये इतने रैपिड फ्लक्चुएशंस लाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि आप किसी भी रेंज में इसको इंटीग्रेट करें तो वहाँ इसका एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाला इंटीग्रल आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये वाला। तो आपका केवल दूसरा इंटीग्रल बचता है -1 इंटू VR वाला। तो हमारी कंडीशन केवल ये हो गई, -1 का मॉड में कोई फ़र्क नहीं, इंटीग्रल VR dr। और फिर से आप इसी तरह का पोटेंशियल सोचें, ये या कोई आर्बिट्री पोटेंशियल जिसके लिए आपने एवरेज डेप्थ और एवरेज रेंज डिटरमिन कर रखी है। तो V कांस्टेंट बाहर ले लिया, उसकी वैल्यू V की एवरेज वैल्यू V0 और 0 टू इन्फिनिटी dr का इंटीग्रल सिंपली इस समय R, और लिमिट्स पुट करेंगे तो a - 0 a।
ये लो एनर्जी हाई एनर्जी लिमिट में जो हमें कंडीशन मिली थी एग्जैक्टली सेम कंडीशन मिल गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने किसी जनरल पोटेंशियल के लिए यही कैलकुलेशंस रिपीट किए हैं। ये मैंने पहले क्यों नहीं की? देखो, ये कैलकुलेशन आप तब समझ सकते हैं जब हमने स्क्वायर वेल में एक्चुअली इन कैलकुलेशन को ढंग से कर लिया था। सीधे इन कैलकुलेशंस को मैं करता तो समझना मुश्किल था एक्चुअली हो क्या रहा है। बट ये मैंने फिर इसलिए रिपीट किया है कि ये जो हमने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिराइव किए मैथमेटिकली, ये या जिसको मैंने यहाँ पे लास्ट में इस फॉर्म में समराइज़ किया, ये आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट किसी भी पोटेंशियल के लिए अप्लाई होते हैं। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी के जनरल क्राइटेरिया ये हैं। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इज़ बेसिकली अ हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन, और किसी भी गिवन पोटेंशियल के लिए जैसे जैसे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का रिजल्ट बेटर एंड बेटर होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लो एनर्जी पे हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के रिजल्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। लो एनर्जी पे भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के रिजल्ट्स पे उन पोटेंशियल्स के लिए रिलाई किया जा सकता है जो पोटेंशियल इतने वीक हैं कि वो एक भी बाउंड स्टेट को सपोर्ट करने की स्टेट में नहीं है। ओके, इवन वन बाउंड स्टेट फॉर्म होने की स्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ लो एनर्जी पे भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर्स में हम थोड़ा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, कूलाम पोटेंशियल या उसको जिसको स्क्रीन कूलाम पोटेंशियल कहते हैं, युकावा पोटेंशियल की मदद से उसको सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ और पोटेंशियल्स भी इफ़ पॉसिबल उसके लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, और साथ साथ वैलिडिटी क्राइटेरिया भी जहाँ पॉसिबल होगा उसको भी ट्राई करेंगे। ओके, बट दैट कम्स लेटर। और उसके अलावा ग्रीन्स फंक्शन में मैंने कहा था एक और अल्टरनेटिव अप्रोच मैं आपको दूंगा विच इज़ मच ईजियर। ओके दिस, लेकिन लास्ट में मैं एक पॉइंट यहाँ पे और समराइज़ करना चाहूँगा। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का जो हमने जितना भी डिस्कशन किया है ये टाइम इंडिपेंडेंट पिक्चर में किया है। ओके, हमारा टाइम इंडिपेंडेंट सिनेरियो, लगातार पार्टिकल्स, इनकमिंग पार्टिकल्स किसी फ्लक्स के साथ आ रहे हैं और लगातार किसी भी एंगुलर लोकेशन में उतने ही पार्टिकल्स हर सेकंड स्कैटर हो रहे हैं। टाइम इंडिपेंडेंट सिनेरियो, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वाली यूज़ की। पर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का जो एक्सप्रेशन है, स्कैटर, आप एफ का एक्सप्रेशन सोचिए, दिस वन और समथिंग लाइक दिस, ये एक्सप्रेशन जो है ये हम टाइम डिपेंडेंट पिक्चर से भी इस एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हैं। आइडिया ये है, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को आप टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के फ्रेमवर्क में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका स्कैटरिंग सेंटर है पोटेंशियल, लेकिन आप इस तरह से सोचिए प्रॉब्लम को, हमारा पार्टिकल इनफाइनाइटली दूर से स्टार्ट कर रहा है एट टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एट वेरी वेरी लार्ज टाइम इन द पास्ट। टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे हमारे पार्टिकल ने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, जो पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल है। तो अभी ये पोटेंशियल से इतना दूर है कि अभी पोटेंशियल का इस पर कोई असर नहीं है। लेकिन अब हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम इवोल्यूशन प्रॉब्लम। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो हमेशा इसका वेव फंक्शन वही रहता, ये वेव फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, कोई पर्टर्बेशन नहीं था सिस्टम में। लेकिन अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट पार्टिकल जैसे जैसे टाइम के साथ यहाँ पहुँचा, यहाँ मतलब स्कैटरिंग सेंटर के क्लोज, तो अब ये पोटेंशियल के असर के कारण डिस्टर्ब हुआ, स्कैटरिंग या जो भी फिनोमिना हुआ वो इसके कारण हुआ। तो इसे टाइम के रेफरेंस में देखें, पहले पर्टर्बेशन नहीं था, पार्टिकल बहुत दूर था, और बाद में पर्टर्बेशन कुछ समय के लिए रहा, क्योंकि पोटेंशियल आपका शॉर्ट रेंज है, तो कुछ समय के लिए हमारा जो वेव फंक्शन है उसने पर्टर्बेशन को फेस किया, हमारे सिस्टम ने कुछ समय तक पर्टर्बेशन डिस्टर्बेंस को फेस किया, स्कैटरिंग सेंटर के पोटेंशियल को। और उसके बाद डिटेक्शन भी हमारा एसिम्प्टोटिक होता है। डिटेक्शन एसिम्प्टोटिक होने का मतलब जब ये पार्टिकल स्कैटर होकर निकल गया, स्कैटरिंग सेंटर से दूर निकल गया, तो इसका डिटेक्शन हम इन्फिनिटी पे कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल इसका डिटेक्शन हम इतनी दूर कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको जाने में टाइम भी तो इनफाइनाइट लगेगा। तो शुरुआत और आखिर में जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है उसका कोई असर नहीं है। स्कैटरिंग पोटेंशियल कुछ समय के लिए मौजूद रहा और उस दौरान उसने हमारे वेव फंक्शन को डेविएट कर दिया, जिसे हम डेविएशन कह रहे थे, उसमें चेंज कर दिया, प्लेन वेव फंक्शन में एक स्कैटर्ड कंपोनेंट भी ले आया। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को, स्कैटरिंग के उसको हम पर्टर्बेशन थ्योरी में, जो हमने टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में जहाँ हमने फर्मी गोल्डन रूल और वो सब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट की थी, उन मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे हम प्रोपेगेटर लैंग्वेज वगैरह भी यूज़ करते हैं कि इंसिडेंट इनिशियल एक स्टेट थी और फाइनली वो एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गई ड्यू टू द एक्शन ऑफ द पोटेंशियल। लेकिन बेसिकली टाइम डिपेंडेंट जो हमारी पर्टर्बेशन थ्योरी है उसके फ्रेमवर्क में भी हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को ट्रीट कर सकते हैं, और वहाँ से भी जो हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है।
ओके, तो इसे वैलिडिटी क्राइटेरिया तो ना बोलें, लेकिन ये बोल सकते हैं इससे हमारा फेथ जो है कि हाँ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के जो हमने रिजल्ट डिराइव किया है वो सही है। ओके, दो अलग अलग अप्रोच, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट से, दोनों से अगर हम स्कैटरिंग को ट्रीट करें तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन ऑप्टेन होता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं दी टाइम डिपेंडेंट अप्रोच टू दी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके, वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं आपको कुछ बुक्स में उसके डिस्कशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल शंकर्स बुक ऑन क्वांटम मैकेनिक्स कंटेन्स अ वेरी गुड डिस्कशन, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों अप्रोचेस से वहाँ ट्रीट किया गया है। ओके, सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके, so with that I would like to end this lecture for the time being. Thank you everybody.